Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कंपैटिटिव इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस रूल नंबर 20 से लेकर रूल नंबर 19 ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन तक है और यह थर्ड एक्सरसाइज के लिए कोर्स निश्चित है। तो आइए थर्ड एक्सरसाइज के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस को हम पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस। द मोर पॉपुलर रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, which, that, what। The following are the rules of their correct use। अब इनके करेक्ट यूज से संबंधित नियम आगे हैं जो कि नियम नंबर 20 से स्टार्ट होंगे। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस वे होते हैं जो किसी एक मतलब सब्जेक्ट का किसी दूसरे सब्जेक्ट से या किसी दूसरे नाउन से ये संबंध स्थापित करते हैं, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आगे चल करके अभी आप जब इनका देखेंगे तो आप इनका यूज देखेंगे तो आप समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है हु। तो हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, एक नजर ये भी देख लेते हैं। जैसे आई नो द मैन हु केम, तो कौन सा आदमी जो आया था। तो यहाँ इस पूरे क्लॉज का रिलेशन इस मैन के साथ स्थापित कर रहा है और इस मैन को इस क्लॉज का सब्जेक्ट बना रहा है, इसलिए ये यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। और अब हम नियम से शुरू करते हैं। हु इज यूज्ड इन द नॉमिनेटिव केस ओनली फॉर पर्सन्स बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। यानी हु का प्रयोग हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही नंबर्स के लिए और सभी पर्सन्स के लिए हम यूज करते हैं। इज यूज्ड नॉमिनेटिव केस में हम यूज करते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है और सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रकार के नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। हु इज नॉट यूज्ड फॉर इनएनिमेट थिंग्स, यानी ये निर्जीव चीजों के लिए हु का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एनिमल्स ऑल्सो हु इज नॉट जनरली यूज्ड, और जानवरों के लिए भी हु का प्रयोग जनरली नहीं किया जाता है। Who is also used for people and those के लिए भी और people के लिए यहाँ पर who का प्रयोग किया जाता है। यानी those के लिए भी who का प्रयोग किया जाता है और people के लिए भी हु का प्रयोग किया जाता है। यानी लाइफलेस चीजों के लिए और जानवरों के लिए हु का प्रयोग नहीं किया जाता और जानवरों के लिए जनरली नहीं किया जाता है। कोई स्पेशल केस आ जाए तो वो एक अलग बात है, जो कि सजीव वाले जो, हालांकि जानवर तो सजीव होते ही है लेकिन ऐसी किसी कंडीशन को फुलफिल करता हो तो। लेकिन विशेष बात यह है कि हु का प्रयोग दोनों नंबर के लिए यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के लिए होता है और यह सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। यानी हु को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जा सकता, यानी हु को वर्ब से पहले लिखा जा सकता है, वर्ब के बाद में नहीं लिखा जा सकता है। जब ये रिलेटिव होता है तो इसकी हिंदी होती है जो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, तो मैं उस आदमी को जानता हूं। कौन से आदमी को? जो कल यहाँ आया था। इसी तरह से ही इज द थीफ, तो यहाँ हु जो है वह केम का सब्जेक्ट है। यह देखेंगे हु क्या है, केम का सब्जेक्ट है। और किसके लिए हु यूज किया जा रहा है? हु यहाँ पर मैन के लिए यूज किया जा रहा है, तो मैन इसका एंटीसीडेंट है एंड हु यहाँ इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। ही इज द थीफ हु वॉज कॉट रेड हैंडेड, तो यहाँ पर हु किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? थीफ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वॉज के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में ऑल द पीपल हु केम हियर, यानी केम के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है और पीपल के लिए यूज किया जा रहा है। आई नो ऑल दोज, यहाँ हु किसके लिए यूज किया जा रहा है? दोज के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन वर के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो हु का प्रयोग किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, सिंगुलर के लिए भी हो सकता है और प्लूरल के लिए भी हो सकता है। मैन सिंगुलर है, मैन के लिए हु का प्रयोग हो रहा है। थीफ सिंगुलर है, इसके लिए भी हु का प्रयोग हो रहा है। पीपल प्लूरल है, इसके लिए भी हु का प्रयोग हो रहा है। दोज प्लूरल है, इसके लिए भी हु का प्रयोग हो रहा है।
इसी तरह से नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज होम 21। तो होम इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए होम इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स इन ऑब्जेक्टिव और अक्यूजेटिव केस बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। तो होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव और अक्यूजेटिव केस में होता है। अक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है कि होम को सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बाद ही लिखा जा सकता है, और यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नंबर्स के सब्जेक्ट के लिए होता है। द मैन हुम आई मेट, तो यहां देखिए आ तो रहा है द मैन होम, लेकिन यह होम क्या है, मैट का ऑब्जेक्ट है, आई का सब्जेक्ट नहीं है, मैट का ऑब्जेक्ट है होम। इसी तरह से द बॉय होम आई गेव द बुक्स, तो बुक्स किसको दी, बॉय को दी। तो यहां पर होम जो है वो गेव का ऑब्जेक्ट है, ना कि आई का सब्जेक्ट है। अगर आई का सब्जेक्ट होता तो यहां हु होता, अगर यहां भी आई का सब्जेक्ट होता तो यह हु होता। यह आई का सब्जेक्ट न होकर मैट का ऑब्जेक्ट है, यहां गेव का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर इसको होम लिखा जा रहा है। यानी कि सब्जेक्ट यानी वर्ब से पहले लिखना है या वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो हु लिखा जाएगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो होम लिखा जाएगा। तो इस तरह से होम का प्रयोग होता है। And second 22nd next is rule 22 which, तो which is used for animals and inanimate things। तो which का प्रयोग एनिमल्स यानी जानवरों के लिए या फिर इनएनिमेट थिंग्स यानी कि लाइफलेस थिंग्स यानी निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां भी देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ही इसका यूज हो रहा है। विच का मतलब जो या जॉन सी हिंदी में अर्थ इसका होता है। द पेन विच आई परचेज, तो पेन जो मैंने कल परचेज किया था। तो यहाँ विच क्या है, ये आई परचेस्ड यानी परचेज के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है। विच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड इनएनिमेट थिंग्स। तो यहाँ यह पेन, कौन सा पेन, जो मैंने, अब चूंकि पेन है तो कोई अपने आप काम तो नहीं करेगा, इसलिए यह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो द पेन विच आई परचेस, द काउ विच स्टैंड्स, तो यहाँ ये काउ है, सजीव है, लेकिन इसके लिए भी क्या यूज किया गया, विच स्टैंड्स यानी स्टैंड के सब्जेक्ट के रूप में। तो यानी कि विच मतलब लाइफलेस थिंग्स और जानवरों के लिए, इनएनिमेट थिंग्स के लिए और जानवरों के लिए विच का प्रयोग होता है, और वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केसेस में होता है। द हाउस विच हैज, द हाउस विच हैज, तो यह हाउस क्या इनएनिमेट है, यानी ये विच है तो हैज का सब्जेक्ट, लेकिन ये इनएनिमेट के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें कि विच का प्रयोग इनएनिमेट थिंग्स और लाइफलेस थिंग्स के लिए होता है, और विच को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही केसेस में यूज किया जा सकता है। नोट, इन प्रेपोजिशनल केसेस द प्रेपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर विच। अगर प्रेपोजिशनल केस कोई होता है यानी प्रेपोजिशन भी इनके साथ यूज किया जाना होता है, तो प्रेपोजिशन हमेशा विच से पहले यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द पोस्ट फॉर विच आई अप्लाइड, यानी यहाँ प्रेपोजिशन जिसके लिए अगर हमें कहना है तो फॉर विच कहेंगे, या विच आई अप्लाइड फॉर ऐसे नहीं कहेंगे। द पोस्ट फॉर विच आई अप्लाइड इन रिलेटिव सेंस में, अगर यहाँ हम यह कह रहे हैं कि प्रेपोजिशन पहले आता है विच से, तो ये इस रिलेटिव सेंस की हम बात कर रहे हैं। आई डोंट रिमेंबर द डेट ऑन विच ही वॉज बॉर्न, तो यहाँ प्रेपोजिशन विच से पहले आया है। दिस इज द बुक अबाउट विच, यानी अबाउट प्रेपोजिशन है जो कि विच से पहले आया है। दिस इज द लास्ट चांस ऑन विच, तो विच से पहले प्रेपोजिशन आया है। द बुक ऑफ विच, तो यहाँ ऑफ जो है वह विच से पहले आया है। तो एक तो यह है कि विच का यूज हम इनएनिमेट थिंग्स यानी लाइफलेस थिंग्स और जानवरों के लिए करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केस में करते हैं या हर केस में करते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर विच से पहले कोई प्रेपोजिशन यानी विच के साथ उसके रिलेशन में कोई प्रेपोजिशन आना होता है तो फिर वह विच से पहले ही आता है। रूल 23 हुज जो है वह पजेसिव केस में यूज किया जाता है। Whose is used in possessive case both for persons and animals, ये persons के लिए भी यूज किया जाता है और एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है। द बॉय हुज फादर इज द प्रिंसिपल इज माई फ्रेंड, लड़का जिसके पिताजी प्रिंसिपल है वह मेरा मित्र है। तो द बॉय हुज फादर, तो ये यहाँ पजेसिव केस में है, यानी हुज फादर यानी जिसके पिता, तो हुज का मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, यही होता है। यहाँ पर हम इसको
यस। इसके बाद द गर्ल whose eyes are blue is very sweet, तो गर्ल का पॉजेसिव केस, इसकी आईज के लिए पॉजेसिव केस के लिए whose यूज किया गया है। मोहन ये मतलब ये भी मैन है, मतलब कि सजीव है, सजीव के साथ यहाँ whose पॉजेसिव केस में यूज किया गया है। Note, sometimes whose is used for inanimate things also, और कभी कभी whose का प्रयोग inanimate things, inanimate means lifeless things के लिए भी whose का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। जैसे the sun whose rays give us light, सूर्य जिसकी किरणें हमें प्रकाश देती हैं, तो यहाँ पर inanimate things के लिए भी whose का प्रयोग किया जाता है, यानी whose का प्रयोग पॉजेसिव केस में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, तो रूल 24, अब हम दैट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पॉइंट ए, दैट इज यूज्ड बोथ फॉर एनिमेट एंड इनएनिमेट थिंग्स। एनिमेट मतलब सजीव, एंड इनएनिमेट मीन्स निर्जीव, यानी दैट का प्रयोग दोनों ही प्रकार की चीजों के लिए होता है। एनिमेट के लिए यानी सजीव के लिए भी होता है, और इनएनिमेट यानी कि निर्जीव के लिए भी होता है। बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स, और ये सजीव और निर्जीव चीज दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर्स में होती है, यानी दोनों सजीव और निर्जीव के सिंगुलर प्लूरल दोनों ही नंबर्स के लिए इसका प्रयोग, दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट एज नो पॉजेसिव जेनेटिव केस, दैट का कोई पॉजेसिव या जेनेटिव केस नहीं होता है, यानी कि कोई जेनेटिव का भी मतलब पॉजेसिव ही होता है, तो ऐसा कोई केस नहीं होता है। एंड देयरफॉर नो प्रेपोजिशन कैन बी यूज्ड बिफोर इट, और इसलिए इसके सामने, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन भी यूज नहीं किया जा सकता है। इफ इट इज वेरी नेसेसरी टू यूज अ प्रेपोजिशन, अगर दैट के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज करना बहुत नेसेसरी हो, इट कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और इसलिए इस प्रेपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में लिखा जा सकता है या रखा जा सकता है। इन सच अ केस द सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट दैट। इन सच अ केस, इस केस में कभी कभी मतलब अगर प्रेपोजिशन लास्ट में रखना होता है, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस को बिना दैट के भी पूरा किया जा सकता है। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, यानी मैं उस घर को जानता हूं, कौन सा घर, दैट ही लिव्स इन, जिसमें कि वह रहता है। इस तरह से हमने लास्ट में इन लगाया, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई नो द हाउस ही लिव्स इन, यानी जब हम प्रेपोजिशन लगाते हैं तो ऐसे केस में हम यहां से दैट हटा भी सकते हैं। आई कैच द पॉइंट दैट यू आर हिंटिंग एट, मैं उस जिस पॉइंट पर तुम हिंट कर रहे हो उसको मैं कैच करता हूं। आई कैच द पॉइंट दैट यू आर हिंटिंग एट, एंड आई कैच द पॉइंट यू आर हिंटिंग एट, तो हमने यहां से दैट हटा दिया, और आई कैच द पॉइंट यू आर हिंटिंग एट, तो यहाँ हमने दैट हटा दिया, और उसके बाद भी मीनिंग इसका क्लियर है, यानी कि हम यहाँ से दैट हटा भी सकते हैं जब यहाँ हम प्रेपोजिशन लगा रहे हैं तब। थर्ड पॉइंट इज आई हैव नॉट येट रेड द बुक दैट यू सजेस्टेड टू मी, तो यहाँ मतलब बुक और बुक के लिए हमने यहाँ दैट लगाया है। एंड आई हैव लॉस्ट द पेन दैट यू गेव मी, तो यहाँ पर ये हमने निर्जीव चीजों के लिए हमने यहाँ पेन, रिलेटिव सेंस में हमने यहाँ दैट लगाया है। जो पेन जो तुमने मुझे दिया था वह पेन मुझसे खो गया है या मैंने खो दिया है। नाउ पॉइंट आई इज देयर आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री, तो दैट का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट इज कि आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री वॉज द ग्रेटेस्ट मैन, तो ग्रेटेस्ट मैन में ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई, ग्रेटेस्ट मैन इसलिए दैट मॉडर्न इंडिया प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ दैट मॉडर्न इंडिया प्रोड्यूस्ड, यहाँ मैन के लिए हमने क्या यूज किया, ग्रेटेस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने हु की जगह दैट प्रोड्यूस किया, दैट मॉडर्न इंडिया प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से ही इज द बेस्ट स्पीकर, वह बेस्ट स्पीकर है, तो यहाँ स्पीकर के लिए हमने चूंकि सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यहाँ पर दैट का प्रयोग किया और कर रहे हैं। दैट आई हैव एवर हर्ड, यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री के कारण यहाँ पर हम इस स्पीकर के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज आफ्टर दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के बाद भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल है, सेम है, एनी है, नन है,
नथिंग है, ओनली है, एनीथिंग है, एनीबॉडी है, नोबॉडी है, लिटिल है, समबॉडी है और नो वन है। तो इनके साथ भी हम दैट का प्रयोग करते हैं, यानी अगर इनके लिए हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है तो फिर हम इनके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल द स्टेटमेंट, तो यहाँ ऑल आया है तो ऑल के लिए हम यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। ही इज द सेम बॉय, तो यहाँ द सेम आया है तो द सेम के लिए हम यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। इट इज ओनली द फूल्स, यहाँ ओनली आया है तो इसके लिए हम यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। इट इज नॉट फॉर नथिंग, नथिंग आया है तो इसके लिए साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम यहाँ दैट का प्रयोग सीख रहे हैं। इसके बाद हम अगले उस पर पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा देयर वॉज नॉट एनी दैट कुड बी हर्ड, तो यार चूंकि नॉट एनी, एनी आ गया, एनी के साथ भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। देयर वॉज नन दैट, तो नन के साथ भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें दैट का प्रयोग हम यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी जो होती है। थर्ड पॉइंट इज आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु और व्हाट, अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज किए जा रहे हैं तो उनके बाद भी हम दैट का यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज इट दैट इट ट्रबल्स यू सो मच, तो यहाँ व्हाट के लिए हमने यहाँ व्हाट के साथ में क्या यूज किया, दैट यूज किया। या व्हाट इज देयर, तो व्हाट इज देयर के लिए भी हमने यहाँ दैट यूज किया। एंड हु के साथ हु एम आई दैट यू शुड केयर फॉर, तो यहाँ भी हमने हु के साथ भी दैट का प्रयोग किया। यानी कि व्हाट, अगर हु और व्हाट आ रहे हैं एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ रहे हैं तो उनके साथ फिर हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो फिर हम दैट का यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स वन ऑफ विच स्टैंड्स फॉर अ पर्सन एंड द अदर फॉर एन एनिमल और अ थिंग। ऐसे दो एंटीसीडेंट्स जो कि जिनमें से एक तो किसी पर्सन के लिए स्टैंड होता है या पर्सन का प्रतिनिधित्व करता है या बताता है कि वह किसी पर्सन के लिए प्रयोग हो रहा है, और दूसरा किसी एनिमल के लिए या फिर किसी चीज के लिए प्रयोग हो रहा हो, तब भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द राइडर एंड हिज हॉर्स, तो यहाँ राइडर क्या है, ये पर्सन है, हॉर्स क्या है, एनिमल है। तो इनके लिए अगर हमको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होगा तो फिर हम दैट यूज करेंगे। द राइडर एंड हिज हॉर्स दैट, तो यहाँ हु की जगह हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं। द राइडर एंड हिज हॉर्स दैट ट्राइड टू क्रॉस द रिवर, जिसने के रिवर को क्रॉस करने की कोशिश की, वर ड्राउंड, वे डूब गए। तो यहाँ दैट यूज हम कर रहे हैं और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही दैट का यूज किया जाता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो हम ऐसे दो एंटीसीडेंट्स, तो दैट का एंटीसीडेंट क्या है, दैट का एंटीसीडेंट एक तो राइडर है और एक ये हॉर्स है। तो हॉर्स एनिमल है और राइडर पर्सन है, दोनों के लिए हम यहाँ पर दैट का यूज कर रहे हैं। द ड्राइवर एंड हिज बस, तो यहाँ ड्राइवर क्या है, एक पर्सन है और सजीव है, और बस क्या है, निर्जीव चीज है। तो दोनों के लिए हम यहाँ दैट का प्रयोग कर रहे हैं। द ड्राइवर एंड हिज बस दैट क्रॉस्ड द लेन स्ट्रक अगेंस्ट अ ट्री, वो जो है एक पेड़ से टकरा गई। द ड्राइवर एंड हिज बस दैट क्रॉस्ड द लेन स्ट्रक अगेंस्ट अ ट्री, वो पेड़ से टकरा गई। तो ये दैट हम किसके लिए प्रयोग किया, हमने ड्राइवर और बस के लिए प्रयोग किया, जिसमें कि एक निर्जीव बस निर्जीव है एंड ड्राइवर सजीव है। तो दैट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये हमने सीखा। आप दोबारा से वीडियो को आप रिवर्स करके दोबारा से वीडियो को सुन सकते हो और इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। रूल नंबर 25 व्हाट। अब है अगला रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। हम ये पढ़ रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जिसमें हमने हु को समझा, हुज को समझा, और हुज को हु, हुज, होम, विच और दैट को हमने समझा। और अब इसके बाद व्हाट। अब व्हाट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली। व्हाट का प्रयोग हम केवल चीजों के लिए करते हैं। इट इज यूज्ड विदाउट एन एंटीसीडेंट, इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। जैसे कि हु का एंटीसीडेंट था, होम का एंटीसीडेंट था, दैट का एंटीसीडेंट था, विच का एंटीसीडेंट था, लेकिन व्हाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। एंटीसीडेंट मतलब जो ठीक इनसे पहले इसके जिस नाउन के लिए ये प्रयोग किए जा रहे हैं, वह नाउन अगर इनसे पहले आता है तो उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं।
तो रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली, यह सिर्फ चीजों के लिए ही यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड विदाउट एन एंटीसीडेंट, या बिना किसी एंटीसीडेंट के इसका प्रयोग किया जाता है। एंड इट मीन्स दैट विच, और इसका अर्थ होता है दैट विच, जो। जैसे व्हाट कैन नॉट बी क्यूर्ड मस्ट बी इंड्यूर्ड, मीन्स दैट विच। तो यह व्हाट का मतलब क्या होता है, दैट विच। सो व्हाट कैन नॉट बी क्यूर्ड मतलब दैट विच, और द थिंग विच, दैट विच मतलब द थिंग विच, वह चीज, व्हाट कैन नॉट बी क्यूर्ड, वह चीज जिसको कि क्यूर नहीं किया जा सकता, मस्ट बी इंड्यूर्ड, उसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए। सो थिंग दैट विच, it means that which, what cannot be means that which cannot be cured, or thing which cannot be cured must be endured। इसी तरह से what I told you is correct means that which I told you, या thing which I told you is correct, जो चीज मैंने आपको बताई है वह सही है। तो what का मतलब यह thing which या that which होता है। I know what you want to say, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। I know the thing which that you want to say, that which you want to say, I know the thing that you want to say, जो तुम कहना चाहते हो वह मैं जानता हूं। तो यहां पर I know, तो what का मतलब that which, I know the thing that which you want to say, यानी जो तुम कहना चाहते हो वो मैं जानता हूं। It would be wrong to use an antecedent before what से पहले कोई एंटीसीडेंट यूज करना गलती होगी। जैसे कि द स्टोरी व्हाट आई रेड, इस तरह से द स्टोरी व्हाट आई रेड, इस तरह से ये कहना गलत है। व्हाट आई रेड वाज गुड, इस तरह से ये कहना गलत हो जाएगा। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज एंटीसीडेंट स्टोरी, यानी कि स्टोरी इससे पहले आ रही, हैज बीन यूज्ड बिफोर व्हाट से पहले स्टोरी को यूज किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। इट्स करेक्ट फॉर्म वुड बी, इसकी जो सही करेक्ट फॉर्म होगी, द स्टोरी दैट आई रेड वाज गुड। अगर हमें स्टोरी को यूज करना है, द स्टोरी दैट आई रेड, जो स्टोरी हमने पढ़ी दैट आई रेड वाज गुड, तो ये इसकी सही फॉर्म होगी। 26th सेंटेंस, 26th रूल इज बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। बट वैसे तो कंजंक्शन होता है, लेकिन यह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है। तो यह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कैसे किया जाता है यह देख सकते हैं, हम देखेंगे। समटाइम्स बट इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, कभी कभी बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। इन विच केस इट मीन्स, जहां इसका अर्थ होता है हु नॉट, यानी जो नहीं, विच नॉट, जो नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज नन बट एडमायर्स यू, तो यहां बट का मतलब है बट एडमायर्स मतलब हु डज नॉट एडमायर। इसी तरह से देयर इज नो प्रॉब्लम बट कैन बी सॉल्व्ड, तो यहां बट का अर्थ क्या है, बट कैन बी सॉल्व्ड का मतलब है विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड। इसी तरह से देयर इज नन बट लव्स हिज कंट्री, तो यहां बट लव्स का मतलब है हु डज नॉट लव, बट लव्स हिज कंट्री मतलब हु डज नॉट लव हिज कंट्री। तो यहां बट का मतलब हु नॉट या विच नॉट होता है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है और प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस वे होते हैं जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु एवर, तो हु प्लस एवर से मिलकर के बनाए तो हु एवर हो गया। हु सो यानी हु प्लस सो से मिलकर के बनाए तो ये कंपाउंड प्रोनाउन हो गया। हु सो एवर, हु प्लस एवर से मिलकर के बनाए तो ये भी कंपाउंड प्रोनाउन हो गया। होम प्लस सो प्लस एवर से मिलकर के बनाए तो ये भी कंपाउंड प्रोनाउन हो गया। विच प्लस एवर से मिलकर के बना है तो विच एवर हो गया, ये भी कंपाउंड प्रोनाउंस हो गया। इसी तरह से वॉट एवर मीन्स वॉट प्लस एवर से मिलकर के बना है तो ये भी कंपाउंड प्रोनाउन हो गया। वॉट सो एवर से मिलकर के बना है तो ये भी कंपाउंड प्रोनाउन हो गया। तो ऑल दीज कंपाउंड प्रोनाउंस आर यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट्स। ये जो जितने भी कंपाउंड प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा बिना किसी एंटीसीडेंट के ही यूज किए जाते हैं, यानी इनसे पहले कोई नाउन नहीं आता है। मैं फिर बता दूं, रिलेटिव प्रोनाउंस वे होते हैं
प्रोनाउंस जिनसे पहले उनका एंटीसीडेंट प्रयोग किया जाता है, यानी प्रोनाउन हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं और जब किसी प्रोनाउन से पहले वह नाउन आने लगे जिसके लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है तब हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमेशा उनका एंटीसीडेंट आता है, लेकिन कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उनके एंटीसीडेंट नहीं आता है, यानी उनके एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं होती है। ऑल दीज कंपाउंड प्रोनाउंस आर यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट्स, बिना एंटीसीडेंट्स के ही ये यूज किए जाते हैं, बिकॉज द एंटीसीडेंट्स आर कंटेन्ड विद इन देम, क्योंकि एंटीसीडेंट्स इन्हीं में कंटेन होते हैं, यानी इन्हीं में अंतर्निहित होते हैं। जैसे व्हाटसोएवर में ही एंटीसीडेंट आ जाता है, वॉट एवर में ही एंटीसीडेंट आ जाता है, विच एवर में ही एंटीसीडेंट आ जाता है, whomsoever में ही एंटीसीडेंट आ जाता है, whosoever में ही एंटीसीडेंट आ जाता है। तो इसलिए इनके साथ एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू में मीन्स वॉट एवर यू लाइक, तो वॉट एवर क्या है, वॉट एवर में ही एनीथिंग विच यू, तो यहाँ वॉट एवर का मतलब क्या है, एनीथिंग विच यू, इसलिए यहाँ इसके साथ बिना किसी एंटीसीडेंट के हम ये यूज कर सकते हैं, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। इसी तरह से यू कैन टेक विच एवर यू लाइक, विच एवर का मतलब एनीथिंग विच, तो यहाँ इसका एंटीसीडेंट एनीथिंग ऑलरेडी विच के साथ आ गया, तो इसलिए विच एवर यू लाइक। whosoever, whoso मीन्स एनी पर्सन हु, तो इसलिए whoever comes here is most welcome। तो ये कंपाउंड प्रोनाउंस इस तरह से यूज किए जाते हैं, ये बिना एंटीसीडेंट के यूज किए जाते हैं, चाहे ये सब्जेक्ट हो चाहे ये ऑब्जेक्ट हो। आई शैल एम्प्लॉय whomsoever मीन्स एनी पर्सन whom, यानी whomsoever का मतलब क्या है, एनी पर्सन whom। यू रेकमेंड, यानी मैं किसी भी व्यक्ति जिसको तुम रेकमेंड करोगे उसको मैं रख लूंगा, तो आई शैल एम्प्लॉय, तो whomsoever ये दोनों एक साथ है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है ये, और whomsoever का मतलब एनी पर्सन whom है, तो ये बिना किसी एंटीसीडेंट के यूज किए जाते हैं, चाहे ये सब्जेक्ट हो चाहे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जा रहे हों। एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन विद इट्स एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन का उसके एंटीसीडेंट के साथ एक अग्रीमेंट होता है, और वो अग्रीमेंट के विषय में आइए अब हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 28, एज वी नो अ रिलेटिव प्रोनाउन अग्रीज विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड पर्सन, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन से अग्री करता है, मतलब उसके इक्वल ही होता है। Therefore, it is supposed to have the same number and person as its antecedent, और इसलिए ये सपोज किया जाता है कि उसका नंबर और पर्सन वही होता है या माना जाता है जो उसके एंटीसीडेंट का होता है। The verb is also used according to the same number and person, और इसलिए उसकी जो verb है वह भी सेम नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा अ बॉय हु, तो ये हु जो है वह प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, बॉय है, इसलिए इसका जो नंबर और पर्सन माना जाएगा वो वही माना जाएगा जो बॉय का होगा, और इसके बाद इसके साथ जो वर्ब इज का प्रयोग होगा वो बॉय के नंबर और पर्सन के अनुसार होगा। फिर से सुनिए, हु का एंटीसीडेंट है बॉय, एंटीसीडेंट क्यों है, क्योंकि हु जिस नाउन के लिए प्रयोग किया जा रहा है वह नाउन इसमें बॉय है, तो जो नंबर और पर्सन बॉय का है वही नंबर और पर्सन हु का माना जाएगा, और इसलिए हु के बाद जो वर्ब आएगी वह वर्ब भी हु के एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार आएगी, यानी बॉय का नंबर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो हमें थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर इज होती है, तो वही यहाँ पर यूज की गई है। इसी तरह से बॉयज हु आर गुड आर लव्ड बाय ऑल, तो यहाँ भी देखिए कि जो हु है, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और यह बॉयज के लिए यूज किया जा रहा है, तो बॉयज यहाँ पर थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो यहाँ पर हु को भी थर्ड पर्सन और प्लूरल माना जाएगा। यहाँ बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर था, लेकिन सेकंड नंबर के सेंटेंस में हु थर्ड पर्सन प्लूरल माना जाएगा, और इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल के अनुसार वर्ब भी यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि आर यूज की जाएगी। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में यू हु आर,
तो यहाँ हु जो है वह यू के लिए प्रयोग किया जा रहा है और यू का पर्सन सेकंड है और यहाँ यू सिंगुलर के लिए भी यूज होती है और प्लुरल के लिए भी यूज होती है। तो ये सिंगुलर के लिए यूज रही है लेकिन ये सेकंड पर्सन है, तो हु का भी जो पर्सन है वह सेकंड और सिंगुलर माना जाएगा। और सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब आर का प्रयोग होता है तो आर ही यहां पर यूज की जाएगी। इसी तरह से दोज हु आर, तो दोज जो है वह प्लुरल है और थर्ड पर्सन है तो हु को भी थर्ड पर्सन प्लुरल माना जाएगा और उसके लिए आर वर्ब यूज की जाएगी, यानी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब भी यूज की जाती है। इसी तरह से वी फर्स्ट पर्सन है और प्लुरल है तो हु का नंबर भी प्लुरल फर्स्ट पर्सन ही माना जाएगा और इसके साथ वर्ब आर प्रयोग की जाएगी। Those who act like this can never be successful, तो यही इस सेंटेंस में होगा और यही द फ्लावर्स which grow in spring are very beautiful इसमें भी होगा। और इसी तरह से यहाँ फ्लावर्स देखिए प्लुरल है और थर्ड पर्सन है तो यहाँ विच का जो पर्सन और माना जाएगा वह भी प्लुरल माना जाएगा और थर्ड पर्सन विच का नंबर प्लुरल माना जाएगा और इसको थर्ड पर्सन माना जाएगा और इसलिए इसकी जो वर्ब है ग्रो वह भी फ्लावर्स यानी विच के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होगी। यानी इसी तरह से यह आई है, आई का जो नंबर और पर्सन है वही हु का नंबर और पर्सन माना जाएगा, इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगी वह भी आई के अकॉर्डिंग आएगी। तो बाकी तो सभी में देखिए इज और आर आ रही, लेकिन आई के साथ एम आता है तो आई के साथ या हु के बाद एम आया। आई हु एम योर ब्रदर मस्ट वॉर्न यू, ये यहाँ पर होगा। इसके बाद अब है नेक्स्ट पॉइंट इज अमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम कहाँ कहाँ छोड़ सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ सकते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन इज omitted इन द फॉलोइंग केसेस, अपने फॉलोइंग केसेस में मीन्स निम्न प्रकार के केसेस में उसको यूज किया जा सकता है, मतलब छोड़ा जा सकता है। द रिलेटिव प्रोनाउन इज omitted इन द फॉलोइंग केसेस, यानी निम्न प्रकार के केसेस में उसको छोड़ा जा सकता है, यानी कि नजरअंदाज किया जा सकता है। वो कौन कौन से केसेस हैं वो देखते हैं। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन बी अमिटेड, यानी रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है उसको छोड़ा जा सकता है, अमिट किया जा सकता है इन दी ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में उसको छोड़ा जा सकता है। कब छोड़ा जा सकता है? द सेंटेंस इज करेक्ट इन बोथ केसेस विद और विदाउट दैट, मतलब दोनों ही केसेस में, हालांकि दैट छोड़ा जा सकता है लेकिन दोनों ही केसेस में यानी दैट लगाकर और बिना दैट के भी सेंटेंसेस सही होता है। द पिक्चर दैट आई सॉ यस्टरडे वाज गुड, तो द पिक्चर दैट आई सॉ इस तरह से भी सही है और द पिक्चर आई सॉ यस्टरडे वाज गुड इस तरह से भी सही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट को छोड़ा जा सकता है। द मैन दैट यू इंटरव्यूड यस्टरडे हैज कम अगेन, या फिर द मैन यू इंटरव्यूड यस्टरडे हैज कम अगेन, इस तरह से यहाँ भी इसको छोड़ा जा सकता है दैट को। एंड देन सेकंड पॉइंट इज रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी omitted इन प्रेपोजिशनल केसेस ऑल्सो, प्रेपोजिशनल केसेस में भी रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ा जा सकता है। द सेंटेंस इज करेक्ट इन बोथ फॉर्म्स, हालांकि दोनों ही तरह से सेंटेंस सही होता है। दैट इज द हाउस दैट आई लिव्ड इन, यानी यह वह मकान है जिसमें मैं रहा करता था, और दैट इज द हाउस आई लिव्ड इन दोनों ही तरह से, यानी इसमें दैट आ रहा है और यहाँ पर दैट हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी दोनों ही स्थितियों में यह सही है। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस इज दैट इज द मैन दैट आई टॉक्ड टू, वह आदमी जिससे मैंने बात की थी, तो दैट यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर मैन के बाद नहीं आया हुआ है, लेकिन दोनों ही केसेस में यह सही है और इनके साथ ये प्रेपोजिशनल केस है। प्रेपोजिशनल केस में दैट को छोड़ा जा सकता है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी ऑब्जेक्टिव केस में दैट को छोड़ा जा सकता है और प्रेपोजिशनल केस में दैट को छोड़ा जा सकता है। नोट इन दी अबव सेंटेंसेस, ये जो जहां ये साइन लगा हुआ था, शोज द प्लेस फ्रॉम वेयर रिलेटिव प्रोनाउन हैज बीन omitted, ये वह स्थान दिखाता है जहां से रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दिया गया है। सम अदर प्रोनाउंस एंड देयर यूजेस हम आगे पढ़ेंगे।
अब यह पॉइंट हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।